वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब हम दो अ, विभिन्न वस्तुओं को यूनाइट करते हैं तो एक तीसरी चीज बन के आती है। मटेरियल साइंसेज में जाइए, जैसे आयरन है Fe, उसमें कार्बन मिला दीजिए थोड़ा सा तो वो स्टील बन जाता है। उसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में गुण अवगुण तमाम सारी चीजें हैं, उनका जब आपस में समावेश होता है तो क्या तीसरी चीज बन के आती है, इस पे हम बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि शब्दों का कुछ अभाव हो, क्योंकि विषय नया है, इसलिए हमको प्रॉपर शब्द नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट हो, तो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए जो मैंने अपना नज़रिया बदल रखा, वो ये जो सबसे प्राइम चीज़ थी, जो सबसे नंबर एक महत्वपूर्ण चीज़ थी मेरे हिसाब से, कि हाउ इफिशिएंट ए पर्सन इज। वो किसी काम को गुणवत्तापरक तरीके से जल्दी से कैसे निपटाता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी क्या है। अब दो चीजें हो गई, एक उसकी इफिशिएंसी, दूसरी उसकी ऑनेस्टी। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो मैंने जो पाया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, इन दो गुणों पर अगर गुण है तो अवगुण भी, जैसे ऑनेस्टी है तो डिसऑनेस्टी शब्द भी है, अगर इफिशिएंसी है तो इनइफिशिएंसी शब्द भी है। तो करीब बहुत सालों के एक्सपीरियंस में, कोई 35 साल सरकारी क्षेत्र में, 3 साल प्राइवेट क्षेत्र में काम करने के बाद, और अब 12 साल एज एन एंटरप्रेन्योर, जो मैंने अनुभव पाया कि इफिशिएंसी और ऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी एंड डिसऑनेस्टी, ये चार चीजें हो गई। तो अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बनाएं तो पहले नंबर पे, अब ये चीज हमारे सुप्रीम सेवाओं पे भी लागू होता है, चाहे वो IAS ले लें, IPS ले लें, या गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी सेवा ले लें, तो आप देखेंगे कि सब पे लागू होता है, या प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए वहाँ भी लागू है। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, चाहे लेबर हो, फर्स्ट कैटेगरी में उसको कहता हूँ जो इफिशिएंट भी है, हाईली इफिशिएंट एंड पाई ऑनेस्ट। जैसा कि चाणक्य के समय का एक किस्सा मशहूर है कि चाणक्य से मिलने कोई सज्जन आए तो व्यक्तिगत काम से, तो चाणक्य ने जो सरकारी मोमबत्ती जल रही थी उसको बुझा करके दूसरी अपनी दराज में से अपनी पर्सनल अगरबत्ती वह मोमबत्ती निकाला, टू ऑनेस्ट टू दैट एक्सटेंट एंड इफिशिएंट आल्सो लाइक हिम। तो अगर सुपर इफिशिएंट है आदमी और सुपर ऑनेस्ट है तो उसका तो कोई जवाब नहीं, उसको तो नंबर एक पे रखना ही है। दूसरे पे नंबर पे आए तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामान्य जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने दूसरे नंबर पर रखा जो हाईली इफिशिएंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड, न इफ न बट, काम करो झट, वो आदमी विथ स्लाइट dishonesty. Rather, I will say he can tolerate dishonesty to some extent. Maybe that he is honest, but he cannot force his people to become honest on the cost of getting the work done at a speed. देखिए होता क्या है कि knowingly unknowingly आप कई बार जो है you tolerate people. आपको पता है कि थोड़ा इसमें बेईमानी ये कर रहा है,
लेकिन आपको टॉलरेट करना है क्योंकि काम उससे लेना है। तो दूसरी कैटेगरी में मैंने रखा हाईली इफिशिएंट बट डिसऑनेस्ट। उसके बाद तीसरे पे आइए, तीसरे पे वेरी ऑनेस्ट, पाई ऑनेस्ट बट हाईली इनएफिशिएंट। अरे भाई, ऐसी ईमानदारी किस काम की कि काम ही न हो पाए। अब इस पे लाइए तीसरे नंबर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देते हैं टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग। नेहरू जी एक बार जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी फूलपुर में आए व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टर्म। तो एक कोई प्रोजेक्ट थी, तो पूछा भाई उसका क्या हाल है, वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है। तो लोगों ने बोला क्या काम हो गया उसमें, 2 साल 1.5 साल हो गया। बोले साहब वो बाउंड्री वॉल बन रही है, वो इंजीनियर बड़ा ईमानदार है, एक एक ईंट नपवा दे रहा है। बोले यार 2 साल हो गया अभी वो बाउंड्री वॉल बना रहा है, व्हाट अबाउट द बॉयलर हाउस और पावर प्लांट, ये सब कहाँ है, तो मशीनरी। बोला अरे साहब अभी तो बाउंड्री वॉल बनेगी तभी तो इसका नंबर आएगा। बोला कहाँ है, उसको बुलाओ। उसको तुरंत शट ऑफ किया, सम एफिशिएंट इंजीनियर वर पुट इन प्लेस। और कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऑनेस्टी किस काम की है कि आप 2 साल तक प्लांट प्रोजेक्ट की जो है बाउंड्री वॉल ही बनाते रह जाएं और ईंट नापते रह जाएं। टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो तीसरी कैटेगरी में मैंने रखा ऑनेस्ट बट इनएफिशिएंट। ईमानदार तो बहुत हैं लेकिन काम नहीं करवा पाते, बेकार है आप। उसका चौथे नंबर पे कौन है, बेईमान, डिसऑनेस्ट भी है और कंप्लीटली इनएफिशिएंट भी है, यानी कि पैसा भी ले लेता है और काम नहीं करता। तो ये 2 गुण अवगुण जो थे 4, उनका मैंने 4 कॉम्बिनेशन बनाया आपको। अब इसी तर्ज पे हम लोग जो है सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलिए और देखते हैं। देखिए भारत जो शुरुआती दौर में इट वाज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कि कैपिटलिज्म भी था, सोशलिज्म भी था, प्राइवेट बस भी चल रही है, सरकारी बस भी चल रही है। तो लस्टम फस्टम मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी थी जो दुनिया में कहीं नहीं है, एक आध जगह होगी तो होगी। उसका कारण ये था कि जब 1947 में इंडिया बिकेम फ्री, तो उस समय के जो हमारे रूलर्स प्लानर्स थे उन्होंने सोचा यार कि सबको लगा दो काम पे क्योंकि काम तेजी से होना है। ठीक बात थी, लेकिन अल्टीमेटली तो हमको बेहतर विकल्प की तलाश करनी थी। 1990 आते आते तक, मैं सीधे 47 से 90 तक आ जाता हूँ। 1990 आते आते जरा सोचिए कि भारत और चाइना दोनों ही गरीब, अति गरीब, डर्ट पुअर श्रेणी के राष्ट्र थे। लेकिन ये 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि चाइना एकदम एक्सपोनेंशियल राइज कर गया और हम वहीं के वहीं रहे। इस पे गहन चिंतन होना चाहिए दोस्तों। जो हमारी वैश्विक स्तर पे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जब मैं व्हेन आई वाज एडमिटेड टू रुड़की, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली एक मैडम थी, तो उन्होंने एक डिबेट करवा दी क्लास में, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक वर्सेस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो मैं भी उस डिस्कशन में पार्ट लिया और 2 तरह के डिवीजन हो गए। कुछ लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बड़ाई की, कुछ लोगों ने सोशलिस्ट की बड़ाई की। तो नेचुरली दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और इनफैक्ट नेहरू वांटेड इंडिया टू बी मोर ऑन सोशलिस्टिक साइड, दैट इज व्हाई ही टॉक्ड अबाउट कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज नॉट ए बैड थिंग। तो बहरहाल वो उस दौर में इसको पॉलिटिकली ऐसा सोचा गया कि बहुत सारे जमींदारों की ज़मीनें छिन जाएंगी कोऑपरेटिव फार्मिंग में, तो उस चैप्टर को बंद कर दिया गया। बहरहाल अब हमको ये सोचना है कि हाउ चाइना हैज़ टेकन ए लीप फॉरवर्ड इन लास्ट 30 years, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इकोनॉमी विच दे अडॉप्टेड। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर दो चीजें हैं, दोनों का अगर आप उनको कॉम्बिनेशन में सोचेंगे तो एक तीसरी चीज बन के आएगी। जैसे मैंने बताया कि ऑनेस्ट, पाई ऑनेस्ट एंड हाईली इफिशिएंट एंड डिसऑनेस्ट, इतने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो व्हेन यू थिंक लाइक ए कंसल्टेंट, तो आपको एक बेहतर विकल्प अवश्य मिल जाएगा। चाइना ने एक्चुअली किया क्या कि चाइना है तो एक कम्युनिस्ट कंट्री, पॉलिटेरियन डिक्टेटरशिप, गरीबों का सरकार है, लेकिन वो डिक्टेटर है। बट व्हाट दे डिड कि जो प्रोडक्शन बिजनेस और इंडस्ट्री, इसमें जो इफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, आई मीन टू से द कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, उसको उन्होंने ले लिया। और कंट्रोल में किसके रहा? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के। यानी कि पॉलिटेरियत की जो सरकार थी गरीबों की, उसने क्या किया कि अमीरों की मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट प्रणाली को अपने अंडर में कर लिया और चला दिया उसको डिक्टेटर ने। तो जैसे कहते हैं ना कि, तो क्या है कि दो चीजें हैं, दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे, हम कहने को तो डेमोक्रेसी है, हर कोई आजाद है, लेकिन जो इफिशिएंसी को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो आदमी इफिशिएंट है, मैंने कहा ना उसमें जो फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया आपको कि इफिशिएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑनेस्टी, क्योंकि काम होगा ही नहीं तो क्या फायदा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम प्रमोटिंग डिसऑनेस्टी, नो, लेकिन जो पहला बिंदु है वो हमारा तेजी से काम करने का होना चाहिए, क्वालिटी वर्क। तो चाइना ने क्या किया कि उन्होंने कैपिटलिज्म को कम्युनिस्ट के अंडर में रख लिया, एंड दे, वो 30 साल में कहां से कहां निकल गए। और हम लोग अभी भी ये डिबेट कर रहे हैं कि हमको पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहिए। अरे भाई, बगल में 140 करोड़ का मुल्क है चाइना, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लो। कहते ना हमारे यहाँ तो, हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी ऐसी गूढ़ मंत्र हैं कि विष से भी अमृत ग्रहण करने के लिए वो कहता है। भले चाइना हमारा एनिमी कंट्री है, लेकिन उसके जो गुण हैं उसको सीखने से क्या परहेज, उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेट अस नॉट बी आइडियलिस्टिक, लेट अस बी प्रैक्टिकल। थैंक यू।